गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको जो आपकी हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था हमारा संविधान के निर्माण और इतिहास की शुरुआत वो कराएंगे। जब हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया था, केंद्र को पावरफुल बनाया गया था और किस तरह से पृथक निर्वाचन के जो सवाल थे उसको हल किया गया था और साथ में अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों को आरक्षण के जो दिया गया था। अब हमारा अगला जो टॉपिक है पांचवा वो है राष्ट्र की भाषा। जब एक देश के विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हो, उनकी संस्कृति विरासत अलग अलग हो, एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है, कैसे लोग एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते हो। ये सबसे बड़ी समस्या उस टाइम में हमारे देश के संविधान के सामने यानी कि संविधान लिखने वाले लोगों के सामने बनी हुई थी कि किस तरह से हम किस भाषा को अपनाएं जिससे एकता की भावना पैदा की जा सके। 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सके। हिंदी और उर्दू के मेल से बने हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े समृद्ध हिस्से में बहुत बड़े भाग में बोली जाने वाली एक भाषा थी जिससे विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान में समृद्ध हुई। एक साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीतता गया तरह तरह के स्रोत, नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते गए। उसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे लोग समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि ये बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार को आदर्श भाषा हो सकती है। वह हिंदुओं और मुसलमानों के उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव बढ़ते गए, गहरे होते जा रहे थे। हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि भाषा की धार्मिक पहचान राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम न हुई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिंदी भाषा की हिमायत कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का मानना था कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि ज़्यादा संख्या में बोले जाने वाले लोगों की भाषा हिंदी भाषा है, इसलिए हमारे देश की जो है राष्ट्रभाषा हिंदी बनाई जाए। लेकिन दक्षिण भारत में हिंदी भाषा बहुत कम लोग बोलते थे, यानी कि यहाँ तक कि हिंदी भाषा को लोग समझते तक नहीं थे। तो उन लोगों का दावा था कि हिंदी को न सही उसकी जगह अंग्रेज़ी भाषा को दिया जाए ताकि बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्रभाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया। तब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पर प्रस्तुत कर चुकी थी। समिति ने राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित कर लिया। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद में हम धीरे धीरे प्रांतों में क्षेत्रीय भाषा को लागू करेंगे और उसके बाद में हम हिंदी को पूरी तरह से राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित कर पाएंगे। धुलेकर बीच बचाव की ऐसी मुद्रा में राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने ऐसे लोगों की आलोचना की जिन्हें लगता कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक भी उड़ाया। महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते हैं। बोधे इस बात पर मेरे जवाब से ज़्यादा हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदी को एक रियायत दी गई थी। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की रणनीति है। इस तरह से धुलेकर जी ने काफ़ी कोशिश की कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे मतभेद ऐसे सामने आ रहे थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना मुश्किल होता जा रहा था। धुलेकर के भाषण के बोलने के बाद मद्रास की सदस्य श्रीमती जी दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर आसानी से चिंता व्यक्त की। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रभाषा का जो सवाल लगभग
सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे ये सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि ये झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का या रवैया असल में इस राष्ट्र का साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। बहुत सारे यानी कि खास करके दक्षिण भारत के लोग इस नहीं चाहते थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए और पूरे हिंदुस्तानी को उसके ऊपर थोपा जाए, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को न तो बोला जाता था, न लिखा जाता था, यहाँ तक कि आम बोलचाल की भाषा में इसको समझना भी मुश्किल था। इसलिए बहुत सारे लोग चाहते थे कि हिंदी भाषा की जगह कोई ऐसी भाषा को चुना जाए जिसको हर सदस्य बोल भी सके, लिख सके और समझ सके। लास्ट में इस बात पे सहमति हुई कि हिंदी जो भाषा है उसको 1965 तक सिर्फ राष्ट्रभाषा के रूप में रखा जाएगा और तब तक 1965 तक क्या किया जाएगा कि अंग्रेज़ी भाषा को हमारे दफ्तरों की भाषा या हमें के जितने भी हमारे दफ्तरी काम होंगे उसमें अंग्रेज़ी भाषा रखा जाएगा। उसके बाद में उसको अंग्रेज़ी को हटाकर उसकी जगह हिंदी भाषा को स्थापित कर दिया जाएगा। इस तरह से 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी भाषा को संविधान में शामिल किया गया। तो बेटा ये हमारा था आज का हिंदी भाषा के ऊपर जो था टॉपिक आपका ये, और इसी के साथ में हमारा जो आपका ये चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। अपनी शॉर्ट की स्कैन कीजिए। लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसका PDF मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, जो बच गए उसका भी हो जाएगा, और आप अपने चैप्टर को दोबारा से अच्छी तरह से रीडिंग ज़रूर करें। ओके बेटा, धन्यवाद।